नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अगर एक पल के लिए इस बात के सबूत मिल भी जाएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का सौदा कर लिया जाए और सबूत मिले तो आप पूछेंगे कि किसके साथ सौदा किया। कोई देश है, कोई व्यक्ति है, कोई संस्थान है? जाहिर है ये सवाल तो बहुत लाजमी है। ये तो पूछना ही पड़ेगा कि अगर सौदा किया तो किसके साथ किया। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि दुनिया की ऐसी वैश्विक शक्ति के साथ समझौता कर लिया जिस वैश्विक शक्ति के सामने इनका टिके रह पाना मुश्किल था। एक पल के लिए हम ये स्वीकार कर लेते हैं और एक पल के लिए आपको ये सबूत भी मिल जाता है कि हमने वैश्विक शक्तियों के सामने घुटने टेक दिए। किसने? हमारे प्रधानमंत्री ने। तब भी शायद हम ये बात पब्लिकली कहने में बचेंगे, या अगर कहेंगे तो उसके लिए कुछ भूमिका बनाएंगे, कुछ किसी शब्द का चयन करेंगे और उस शब्द के चयन को सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में रखेंगे। ये मर्यादा कहती है। ये तब की बात मैं कह रहा हूं कि जब आपको सबूत मिल जाए, आप यकीन कर लें कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को बेच दिया है। ये यकीन कर लें और आपको सारे सबूत मिल जाए एक एक करके। लेकिन ऐसा कोई पक्का सबूत न मिले और फिर आप ये कहें कि भारत के प्रधानमंत्री गद्दार हैं, भारत के गृह मंत्री गद्दार हैं, तो ये शोभनीय है। और अगर राह चलता हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है तो कोई बात नहीं है। हम ये मानते हैं कि वो गुस्से में है और गुस्से में उनको मर्यादा का ख्याल नहीं है। गुस्से को क्षम्य माना गया है कई बार। फिर भी अपेक्षा की जाती है आम नागरिकों से भी कि थोड़ा संभल करके मर्यादा में रहते हुए अपनी बात को कहें। कई बार गुस्से में मर्यादा टूटती भी है और अगर वो मर्यादा टूटे तो साक्ष्य उसको प्रोटेक्ट करे। साक्ष्य अगर प्रोटेक्ट करता है तो मर्यादा टूटने में भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर वो अमर्यादित नहीं कही जाएगी, फिर वो सत्य की श्रेणी में आएगा और सत्य के उद्घाटन के लिए कुछ भी आपको गंवाना पड़े, ये स्वीकार्य है। और इसलिए अभी अदालत ने एक यूट्यूबर के खिलाफ 6 महीने की सजा दी है। मैं इस पर अभी कल विस्तार से इस पर आपको बताऊंगा कि माननीय अदालत के बारे में अगर कोई यूट्यूबर ऐसा कहता है तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति की बात नहीं है। हाँ, उसे मर्यादा में बात कहनी चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय के बारे में अगर इन जनरल अगर वो ये बात कह रहा है तो माननीय न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि माननीय न्यायालय के ऊपर लोगों का विश्वास कम हो रहा है, भरोसा उठ रहा है, उनकी साख को बट्टा लगा है। ये अंतर मन में, अंतःकरण में झांकने का वक्त है और इसके शुद्धिकरण के लिए प्रयास करना चाहिए, माननीय न्यायालय को करना चाहिए। फिर भी अगर किसी ने अमर्यादित बात कही है और उनके पास साक्ष्य नहीं है और तब अगर आपने ऐसा किया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उनके पास साक्ष्य हो और तब आपके बारे में कहे कि आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है और तब आप उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला करके जेल भेज दें, ये क्षम्य नहीं है। मैं समझता हूं कि ये अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन अभी इस पर बात नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा का विषय है लीडर ऑफ अपोजिशन। कौन बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी, और ये पद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं था। हमारे जब निर्माता थे, संविधान निर्माता, उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई पद नहीं लिया।
दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान नहीं था। इंदिरा जी के जमाने में इस पद का सृजन हुआ और उसके बाद से चलिए अब वो संवैधानिक एक पद जैसा है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जिससे मर्यादित होने की अपेक्षा की जाती है। मैं यहां पर सत्तू लेकर के राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन ये किसी भी देशवासी के लिए ये सवाल है और आप बिल्कुल मान के चलिए कि जितने सवाल महत्वपूर्ण उठाए जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए सरकार से, वो जरूर पूछे जाने चाहिए। तेल के बारे में आपका सवाल है, आप पूछिए। महंगाई के ऊपर आपका सवाल है, आप पूछिए। आप पूछिए उनसे कि चुनाव तक आपने प्राइस क्यों नहीं बढ़ाया, चुनाव के बाद आपने प्राइस क्यों बढ़ा दिया। इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। क्या चुनाव के पहले अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं थी, चुनाव के बाद अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और आप विदेश जाते हैं, विदेश जाने के पहले आप बोल रहे हैं, अपोजिशन में हैं आप, आपको ये सवाल पूछने का हक है और जनता के ये सवाल हैं, बहुत बड़े सेक्शन का सवाल है, ये पूरी जनता का सवाल है। ये बीजेपी, कांग्रेस और आप इसका सवाल नहीं है, ये आम जनता का सवाल है। और सवाल कोई पार्टी सत्ता में है तो वो उसको आम जनता ने चुना है और कोई सत्ता में नहीं है तो उसको जनता ने अभी कुछ दिन के लिए विराम दिया है, कल को जनता उसे भी चुन सकती है, ये जनता का फैसला होगा। तो सवाल पूछने का आपको पूरा हक है, आपको अपना गुस्सा भी प्रदर्शित करने का हक है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनता की आवाज हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो बात जनता नहीं पहुंचा सकती है सरकार के पास, आप प्रतिनिधि हैं, आपको इसी के लिए प्रतिनिधित्व मिला है। आप ये सवाल बहुत बारीकी से, मजबूती से, कठोरता से भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी शख्स इस भाषा का अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन प्रयोग कर रहा हो, उसे क्षम्य कहेगा, मुझे इस पर आपत्ति है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या कहा अमेठी और रायबरेली में? रायबरेली में भाषण देते हुए हमारे श्रीमान राहुल गांधी ने कुछ कहा है, सुनिए जरा सा। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। अब ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, मैं दोबारा आपको सुना रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। अब एक और वीडियो बाइट है जो मैं सुना रहा हूं, सुन लीजिए पहले, उसके बाद विस्तार से बताता हूं। दूसरे वीडियो बाइट सुनाता हूं। उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। फिर सुनिए। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो,
इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई बात नहीं है, मेलोडी के ऊपर तो बात बन सकती है, ये व्यंग्यात्मक है। इटली के प्रधानमंत्री का नाम मेलोनी है, आप सभी जानते हैं, महिला हैं, ये भी आप सभी जानते हैं, और मोटे तौर पर युवा है। तो उनसे मोदी जी मिले तो भारतीय मेलोडी टॉफी ले गए थे, हो सकता है, तो उन्होंने मेलोडी दिया। अब ये मेलोडी और मेलोनी में थोड़ी सी समरूपता है फोनेटिक्स का, तो इस वजह से अब ये न्यूज बन गया, खबर बन गई, मेलोनी को मेलोडी दिया। अब मेलोनी को मेलोडी जैसे ही दिया, कांग्रेस में बवाल। Prime Minister Modi brought as a gift a very, very good toffee. Mallory. अब इसमें प्रधानमंत्री ने ये गिफ्ट दिया, ये बात सही है कि देश में आर्थिक हालात बहुत चिंतनीय है, इसमें कोई शक नहीं, खुद प्रधानमंत्री भी कह के गए हैं, अभी कोई शक नहीं है। लेकिन अब आप बाहर अगर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो चूंकि हमारे देश में बहुत समस्या है, तो हम वहां पर कुछ बोलना ही बंद कर दें, हंसना बंद कर दें, मुस्कुराना बंद कर दें, ऐसा हो सकता है क्या? अब एक एग्जाम्पल देता हूं, 2008 का, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बताया है आपको। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक की शुरुआत हो रही थी। सोनिया गांधी कुछ भी नहीं थी, राहुल गांधी कुछ भी नहीं थे, प्रियंका गांधी कुछ नहीं थी, रॉबर्ट वाड्रा कुछ नहीं थे, प्रियंका के दोनों बच्चे कुछ नहीं थे। कोई मतलब कुछ नहीं थे का मतलब है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर नहीं थे। वो नेशनल एडवाइजरी कमीशन की चेयरपर्सन थी, वो अलग विषय है, सोनिया गांधी। लेकिन सोनिया गांधी को आमंत्रित किया गया 2008 में, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका के दोनों बच्चे और रॉबर्ट वाड्रा, पूरा परिवार गया वहां पे ओलंपिक का लुत्फ उठाने के लिए। वो जा रहे हैं, और ये 2008 की बात मैं कह रहा हूं, ये उस 2008 की बात कह रहा हूं, 2008 में 1930 के बाद जो महान मंदी थी 1929 और 30, उसके बाद अगर सबसे बड़ी मंदी आई थी तो 2008 की मंदी थी, याद कीजिए आप। गोल्डमैन सैच जैसी कंपनी क्रैश कर गई थी, खत्म हो गई थी, और पूरा इकोनॉमिक जो स्थिति थी अमेरिका की, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, और उसका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा था। लेकिन उस वक्त ओलंपिक का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो समूचा परिवार उसमें शामिल होने के लिए गया। तब याद नहीं आई, भारत की वैश्विक की हालत भी उस वक्त नासाज थी। यह और बात था कि आर्थिक मंदी से भारत उबर गया था, और वो इसलिए उबरा था क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी मजबूत थी, और मैंने इस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि 80-90% आदमी तो शेयर मार्केट से उसका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए शेयर मार्केट क्रैश कर जाए, शेयर मार्केट उठ जाए, कोई लेना देना नहीं, वो तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए पर रहने वाली हमारी आबादी है। तो हम बच गए, तो मतलब हमारे ऊपर मोटे तौर पर असर नहीं पड़ा। असर तो पड़ा, लेकिन एक बड़ी आबादी जो न 3 में थी न 13 में थी, उसको क्या लेना देना मंदी से और महामंदी से। अभी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास का जो पाई है वो बड़ा विस्तार कर गया है, वो बढ़ गया है, और पिछले 12 वर्षों में मिडिल क्लास की संख्या बड़ी हुई है। 25 करोड़ तो स्वयं मोदी जी कह रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन से हम ऊपर लेके आए हैं, मतलब बीपीएल की सीमा, बीपीएल की रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं 25 करोड़ की आबादी को। तो अब वो लोअर मिडिल क्लास ही आप कहें, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के चंक को अगर मिला देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या है, और वो परेशानी में फंसने वाला है। उसका रिश्ता जरूर स्टॉक एक्सचेंज से है, उसका रिश्ता जरूर वैश्विक मंदी और वैश्विक तेजी से है। अगर विश्व की इकोनॉमी में तेजी है तो उसको भी उसका लाभ मिलेगा,
और अगर विश्व की इकोनॉमी में मंदी है तो उसका लाभ, उसका नुकसान भी उसे झेलने को मिलेगा। और अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि तेल का उपयोग हम कम करें, सोने की खरीदारी कम करें, तो कुछ सोच समझ करके ही बोल रहे होंगे। लेकिन अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपने मेलोडी दिया, आप इस पर व्यंग कर सकते हैं। मैं आपको पूरा छूट दे सकता हूं कि आपको करना चाहिए व्यंग। और मैं भी ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री को ऐसे इससे बचना चाहिए। वो खुद उनके फेसबुक पर भी ये फोटोग्राफ चल रहे हैं। अब पता नहीं इससे वो क्या साबित करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही आप देखते होंगे कि नेपाल में बड़ा विद्रोह हुआ था। जनता के मन में ये पीड़ा होती है। अगर हमारी जनता परेशान हो और आप खुद कहें कि अभी परेशानी का वक्त आने वाला है, और तब अगर आप इस तरह के फोटो ऑप्स में जाते हैं तो उसकी थोड़ी सी आलोचना तो होगी। लेकिन ये फोटो ऑप्स करने का क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री फोटो ना खिंचवाएं? प्रधानमंत्री वहां विदेश के विदेशी प्रधानमंत्री से मिले नहीं, उससे मुस्कुराए नहीं, उसको कोई गिफ्ट नहीं दें। ताजमहल तो नहीं दिया उन्होंने। अगर वो ताजमहल देते तब तो बड़ी चर्चा हो जाती कि साहब मेलोनी को उन्होंने ताजमहल भेंट किया। अब के पहले तक तो ताजमहल भेंट किया जाता था। अब यही प्रधानमंत्री इन्होंने चलन शुरू किया है गीता देने का। तो गीता भी दिया होगा, भेंट किया होगा। इसके पहले कई बार वो मेलोनी से मिल चुके हैं, तो हो सकता है पहली मुलाकात में ही उन्होंने गीता दे दिया हो। अब इन्होंने मेलोडी दिया, अब उस पर भी व्यंग हो रहा है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि यह भी क्षम्य है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि मेलोडी बांटा जा रहा है, हमारे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, आपको पूरा हक है उठाने का, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं, भरी सभा में कह रहे हैं। तो इसको तो जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। इसका क्या संदेश जाता है? अगर मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर एक पल के लिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश बेच दिया है, फिर भी आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा में रह करके ही आप बोलेंगे तो उसको देश ठीक से स्वीकार भी करेगा। आप गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आप जनता को भड़काना चाहते हैं, भड़क कर कि वो सड़क पर आ जाए। सड़क पर लाने के दूसरे भी तरीके हैं, आप ला सकते हैं। इसी शब्द को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन आपके पास तो पता नहीं आपके स्क्रिप्ट राइटर कौन है, भगवान जाने। कौन आपको आपका भाषण लिख करके देता है? और अगर कोई भाषण लिख करके नहीं देता है तो आपकी बुद्धि कहां चली जाती है? आपको लगता है कि एंग्री यंग मैन है और एंग्री यंग मैन बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री गद्दार है, देश का गृह मंत्री गद्दार है। तो आप जो गुस्सा लोगों के मन में अगर थोड़ी बहुत है भी, उसको भी एक प्रकार से डाइल्यूट कर देते हैं। वो भी जो आपके सवालों के साथ जुड़ सकता है, जो आबादी आपके सवालों के साथ जुड़ सकती है। आप ये कहें कि मेलोनी को मेलोडी दे रहे हैं प्रधानमंत्री, हमारे देश की जनता को पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है, लकड़ी पर खाना बनाना पड़ रहा है, मीम बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मीम की बौछारें आ गई हैं। महिलाएं कह रही हैं प्रधानमंत्री जी, इससे तो अच्छा होता कि आप एक रोटी बनाने के बारे में भी कह दीजिए कि रोटी मत बनाओ। इस तरह के मीम बन रहे हैं, मजाक उड़ रहा है सोशल मीडिया पे। ये सब बात कहते तो जनता खुद को उससे जोड़ती, लेकिन आप इस सब के बजाय आप गद्दार कह रहे हैं। तो एक तरफ तो मेलोनी की बात कह करके आपने जो मुशायरा लूटा था उसको भी आप गंवा दिया। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के? राहुल जी, कौन आपको सलाह दे रहा है? इससे कहां पहुंचेंगे आप? जो जनता आपके साथ जुड़ सकती है उसको भी आप खुद से दूर कर देते हैं। आप गंभीरता से अगर, लेकिन आपको लगता है कि हमारी देश की जो आबादी है वो मोटे तौर पर युवा है, युवा को हम और भर दे जोश से, गाली गलौज की भाषा में उनको ले आए, इससे शायद आपको लाभ मिल जाएगा। हमें लगता नहीं है इससे लाभ मिलेगा। उल्टा ये जरूर हो जाएगा, गद्दार कहने पर केस हो जाएगा। और आपने ये आमंत्रित किया है, अब आपको लग रहा है कि हमारे ऊपर तो इतने केस हैं, एक और केस हो जाएगा। आप गृह मंत्री प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ सवाल उठेंगे, आपको फिर सबूत मांगा जाएगा। आप सबूत देंगे या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो अटैक हुआ था आपने स्कोर सेट कर लिया? तो अगर आपने गद्दार कहा है और आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं,
आपके पास कोई ना कोई इसका सबूत है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश से गद्दारी की है, तो उसे सार्वजनिक रूप से देश के संज्ञान में लाइए। और अगर नहीं लाएंगे तो भद्द पिटेगी आपकी और आपको कानूनी पचड़े में भी फंसना पड़ेगा। इसका ख्याल रखिए। अब उधर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो दाढ़ी बढ़ा करके आ गए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। जहां तक वो देश की आर्थिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ सवालों पर आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, सदन में शास्त्रार्थ कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। आप अपोजिशन के प्रतिनिधि हैं, आपको बोलना ही चाहिए। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आपके हर सवाल के साथ खड़ा हूं। आप ये सवाल पूछिए कि 62,000 करोड़ का हम ऑयल एक्सपोर्ट भी करते हैं जब परेशानी है, लेकिन वो एक्सपोर्ट कौन कर रही है? प्राइवेट कंपनी कर रही है। प्राइवेट कंपनी तो इसी व्यवसाय में थी, उनको क्या लेना देना है कि आपके यहाँ क्राइसिस है या क्राइसिस नहीं है? उनको तो क्राइसिस में, आपदा में अवसर दिखता है। तो 62,000 करोड़ का अगर वो ऑयल रिफाइन करके एक्सपोर्ट करती है तो वो एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, वो उनका बिजनेस है, वो उनका धंधा है। या आपकी भी सरकार होती तो वही करती है। हाँ, अब आप ये कहिए कि भाई आप अपने धंधे को, आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करके, हमारे पास तेल की आवश्यकता है, जो रिफाइन करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो डॉलर वहां जा रहा है, आप जो खरीद रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं, उसमें से हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे यहां भी उसको दीजिए। आप ले सकते हैं उससे, और उनको कह सकते हैं कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कीजिए क्योंकि अभी क्राइसिस का दौर है। ये सब असली सवाल हैं कि आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं, जो आपको कहा जा रहा है कि आपके उद्योगपति देश 62,000 करोड़ का पेट्रोलियम पदार्थ रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहा है इस क्राइसिस के भी दौर में। अगर इस क्राइसिस के दौर में भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि नहीं, आप यहां पर उसकी पेचीदगी आप समझाइए लोगों को कि उसमें क्या गड़बड़ी है, वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जहां बात बननी चाहिए, जहां सवाल उठना चाहिए, वो सवाल जरूर उठाइए। आप अपोजिशन में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह देंगे, मैं समझता हूं कि आप असली मुद्दे से भी लोगों का ध्यान भटका देते हैं। आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं राहुल जी, और बार बार आपको मुद्दे मिलने के बाद भी आप सेल्फ गोल करते जा रहे हैं। अब भगवान ही मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।